आप लोगों को नमस्कार। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें 10 एप्लीकेशन तक देख चुके थे। अब 10 के बाद बोले थे कि एक दो और एप्लीकेशन बचा हुआ है, तो सबको देख लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन समाप्त करेंगे, तब नरेस्ट इक्वेशन पर हम लोग पहुंचेंगे, जिससे सेल का स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उस एप्लीकेशन को। अगला एप्लीकेशन 11 नंबर। डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर of metals shows electron donating nature of metals. Highly electropositive metals can donate their valence electrons easily. So, electropositive character of metals depends on value of SRP of metals. On this basis, metals can be divided into following 3 parts. पहला, those metals of which SRP समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, becomes less than -2 are highly active metals. दूसरा, those metals of which SRP changes
between 0 to -2, 0 से लेकर के -2 are standard active metals. तीसरा, those metals of which SRP is larger than 0 are less active. मेटल्स। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो होता है मेटल का, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता जितना अधिक होगा, वो उतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। तो अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल जो होगा वो अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अतः इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो मेटल का होता है वो कहता है डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ मेटल्स। मेटल के एसआरपी पर डिपेंड करता है। और इसी आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया मेटल को। हम लोग सुविधा अनुसार बांट लेते हैं कि जैसे लिथियम का देखे तो माइनस में काफी, माइनस में सबसे लोएस्ट में है लिथियम का। तो कहता है -2 से छोटा जितना भी हो, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम वगैरह सब जो भी है, वो सब का -2 से छोटा है नेगेटिव वैल्यू में, तो वो जाकर के जो है कि हमको क्या होगा, हाईली एक्टिव मेटल होगा। और जिसका कि -2 और 0 से बीच में होगा, एल्युमिनियम होगा, लोहा होगा, टीन होगा, पीबी होगा, जेडन होगा, ये सब एक स्टैंडर्ड एक्टिव मेटल है। मतलब समय मिलने पर आराम से रिएक्शन कर सकता है, एक्टिव है, इसमें एकदम नहीं पूरा सोया हुआ सो बात नहीं है। लेकिन जिसका 0 से ज्यादा हो, एसआरपी का मान पॉजिटिव वैल्यू में हो, चाहे वो कॉपर हो, एजी हो, एयू हो, पीटी हो, एचजी हो, जो भी है, वो सभी का सभी मेटल लेस एक्टिव के श्रेणी में माना जाता है। जैसे जैसे और वैल्यू बढ़ता जाता है पॉजिटिव में, वैसे वैसे उसका मेटल का रिएक्टिविटी घटता जाता है, काफी लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जिसको हम लोग इनर्ट मेटल भी बोल सकते हैं। तो वो जाकर के जो है कि हमको इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के आधार पर 3 भाग में, कि -2 से छोटा हो, जिसका -2 और 0 के बीच में हो, और तीसरा जो है कि 0 से बड़ा हो। तो तीनों कैटेगरी में अलग अलग मेटल को बांट दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के आधार पर, अर्थात एसआरपी के आधार पर 3 भाग में मेटल को बांटे, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का हम निर्धारण कर सकते हैं। लिख लीजिए एक बार। हो गया। बारहवां नंबर,
corrosion character of metals. कोरोजन। तो कोरोजन कैरेक्टर क्या है? तो कहता है किसी भी मेटल का नष्ट होने की प्रवृत्ति, क्षय होने की प्रवृत्ति, जो डिकेइंग कैपेसिटी होता है कि नष्ट होते जाता है मेटल धीरे धीरे, चाहे उस पर किसी भी चीज का प्रभाव पड़े, टेम्परेचर का हो, मॉइस्चर का हो, या जो भी प्रभाव पड़ता हो, जिसके कारण मेटल का जो लेयर है, जैसे मेटल का रॉड है, तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगे। जैसे लोहा पर जंग लगता है, तो जंग तो सब आदमी देखे हैं, तो जंग जो लगता है तो वो क्या है? कोरोजन में आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन उसी में आता है। तो उसी प्रकार से अन्य धातु, लोहा का जंग तो इजीली दिखाई पड़ता है, लेकिन अदर मेटल का भी कुछ कोरोजन कैरेक्टर है जो कि दिखलाई थोड़ा मैंने देखते हम लोग कम हैं, ध्यान कम देते हैं, लेकिन वो दिखलाई पड़ता है। रेयर केस में को उतना ज़्यादा चलता फिर तब मेटल नहीं है, वो ज़्यादा यूज हम लोग जिंदगी में लोहा का ही करते हैं। तो वैसे कंडीशन में उसके ऊपर केयर ज़्यादा रहता है, ध्यान ज़्यादा रहता है। तुरंत लोहे का कोई सामान लाते हैं, तुरंत उस पर पेंट लगा देते हैं, काहे जंग नहीं लग जाए। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हमको वहाँ पर जो जंग लगने की प्रकृति है या प्रक्रिया है, या नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन। तो डिकेइंग मतलब नष्ट होना ऑफ मेटालिक लेयर, या आप कह सकते हैं अपर लेयर of metallic substances is called corrosion character. Due to this character, metallic surface is destroyed. एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, in the presence of moisture and air, a layer of oxide of iron is formed। कि जैसे यहां पर हमको Fe है, एयर है, प्लस मॉइस्चर है, X मॉलिक्यूल। वायुमंडल में जब नमी रहेगा, बारिश के मौसम रहेगा, ठंडा का मौसम, शीत का मौसम रहेगा, तो ये जाकर के जो है XH2O, तो ये हो गया रस्ट, और ये जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर प्रोसेस हो गया रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट
and carbonate of copper in the presence of pollution and moisture a thin layer of sulfate and carbonate of Cu is formed. तो लोहा में तो जंग लगते हुए सब देखे हैं। तांबा में भी जब बारिश का मौसम खास कर रहता है तो तांबा का बर्तन, अभी आप लोग घर में हैं तो मम्मी जी का रखा हुआ कांसा या पीतल का बर्तन देखिए, उसमें नीला या हरा टाइप का कलर का चित्ती चित्ती दाग लग जाता है, या बिजली का तार गांव सब में अक्सर यदि जहां टोकन लगा रहा है, खुदन लगा के बिजली पोल में कनेक्शन जोड़ा हुआ है, तो शाम के टाइम में देखिए लाठी मारते हुए तो वहां पर जो है कहता है कार्बन झाड़ रहे हैं। कार्बन वहां नहीं लगता है, वहां पर क्या होता है सल्फेट और कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है जिससे करंट प्रवाहित होने में डिस्टर्बेंस होता है। तो ये पोल्यूशन जब अधिक रहेगा और मॉइस्चर रहेगा तभी ये हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। तो हम लोग अब इसका रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए इसका रिएक्शन, कॉपर पर SO2 O2 प्लस H2O, तो यहां बनेगा CuSO4, तो बेसिक सल्फेट ऑफ कॉपर। सिमिलरली Cu प्लस CO2 प्लस O2 प्लस H2O मॉइस्चर, तो ये जाके CuCO3 CuOH का होल 2, तो बेसिक कार्बोनेट ऑफ Cu। तो ये जो देख रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखे ही, फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट और कार्बोनेट यहां देख रहे हैं हम लोग कि कॉपर पर SO2 और CO2, ये CO2 SO2 कहां से आया तो पॉल्यूशन के लिए वायुमंडल में जो पॉल्यूशन है प्रेजेंट इन एयर, ये तो एयर है, एयर से आया, ये मॉइस्चर है नमी, तो वायुमंडल में नमी प्रेजेंट है, तो ये जाके उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है ही, ऑक्सीजन है हवा में और मॉइस्चर भी हवा में प्रेजेंट है। तो ये जब उपस्थित रहेगा तो हमको बेसिक कार्बोनेट और बेसिक सल्फेट कॉपर का बनेगा, जिसके कारण नीला या हरा कलर का धब्बा हमको वहां पर दिखलाई पड़ता है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे लोहा में जंग लग रहा है उसी प्रकार तांबा में भी इस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर। अब इसको लिख लिए, मिटा दो। अब तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ Ag2S silver sulfide in the presence of
pollution in air, a thin layer of silver sulfide is formed, from which ब्राइटनिंग, जो चमकना है चांदी का, ऑफ सिल्वर इज लॉस्ट। जैसे चांदी का कोई भी जेवर जेवरात का इस्तेमाल लोग करता है तो शुरू में नया बनवा के लाता है, पूरा चमकदार लगता है, बाद में फिर जाकर के जो है कि यदि उसको साफ सुथरा नहीं किया तो धीरे धीरे उसका चमक डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो चमक डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो हमको वहां पर क्या मतलब हो गया, उसका रीजन क्या है कि सिल्वर जो है ये H2S के साथ Ag2S का निर्माण कर रहा है। तो ये कहां से आया, तो पॉल्यूशन इन एयर। तो सिल्वर सल्फाइड का लेयर चांदी के कोई भी वस्तु के ऊपर यदि बनता है, चांदी का जेवर जेवरात तैयार करें, चांदी का थाली है, चांदी का कोई भी सामान बना हुआ है तो उसके ऊपर इस प्रकार का जो लेयर बनता है तो ये सब का सब कोरोजन का है एग्जाम्पल है। तो कोरोजन हम लोग समझ गए कि धातु का जो ऊपरी सतह है उस पर जो क्षय होने लगता है, धातु नष्ट होने लगता है, धातु डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो ये डिस्ट्रॉय होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन, जिसको हम लोग एक सिंपल वे में कह सकते हैं रस्टिंग, मतलब जंग लगने की प्रक्रिया, कि धातु के ऊपरी सतह पर जंग लगना जब चालू हो जाता है तब वो। Corrosion of metal is affected by different factors। एक तो मॉइस्चर, in the presence of moisture, जो अभी हम लोग कई एग्जाम्पल में देखे, corrosion of metal is completed। दूसरा है टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर दिस प्रोसेस, चूंकि हाई टेम्परेचर पर सूखा मौसम रहेगा, इज completed easily। तीसरा जो है pollution, it is also affected by pollution in air। हवा में पॉल्यूशन के कारण भी पॉसिबल होगा, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। SRP, since we know that with increasing
SRP of metals, their reactivity decreases. So corrosion of metals also followed. This way. तो मतलब यहां पर क्या होता है कि जाकर के जो है कि हमको जो देखे इसमें ये सब फैक्टर जो है, मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर यदि वायुमंडल में है तो कोरोजन इजीली होगा। टेम्परेचर लो है, जैसे गर्मी के दिन में जो है कि लोहा में जंग नहीं लगता है, लेकिन जब ठंडा का मौसम आता है या बारिश का मौसम होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, तो वहां पर जाकर के जो है कि हमको आसानी से जंग लगता है। इसके अलावा पॉल्यूशन यदि प्रेजेंट रहेगा तो कोरोजन ज़्यादा आसानी से होगा। जो जितना भी हम देखें, चाहे वो लोहा में हो, चाहे वो तांबा में हो, सिल्वर में हो, सब में जाकर के, एल्यूमिनियम सब में भी लगता है कि एल्यूमिनियम का बर्तन के ज़्यादा यूज करते हैं, आप देखते हैं तो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का रफ एरिया उसका हो जाता है। इसके अलावा SRP, सबसे मेन फैक्टर SRP है कि SRP के द्वारा भी जाकर के जो है कि उसका ये कोरोजन कैरेक्टर को इफेक्टेड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाकर के जो है कि वहां पर जिसका SRP अधिक होगा उसका क्षय अधिक होगा, जिसका SRP अधिक होगा वो क्रियाशील कम है तो उसका क्षय कम होगा, लेकिन जिसका SRP कम है अधिक क्रियाशील है, इसलिए सोडियम पोटासियम वगैरह इस सब को हवा के संपर्क में आप नहीं रख सकते हैं, तुरंत जाके नष्ट हो जाता है। जल में के संपर्क में भी नहीं रख सकते हैं, वहां भी आग लगने की चांसेस हो जाती है। तो इसलिए वैसे कंडीशन में उसको जानते हैं आप लोग, पहले से ही जान रहे हैं कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये जाकर के उसके रिएक्टिविटी के कारण है और उसके SRP के कारण है कि SRP काफी लो है। SRP जब काफी लो है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता उसकी काफी अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें कोरोजन का कैरेक्टर अधिक पाया जाएगा। तो इस प्रकार से है कि जो है कि हमको कोरोजन कैरेक्टर और भी छोटा सा बहुत सारा फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन मेन यहाँ पर फैक्टर हम लोग यहाँ पर दिखलाई पड़ गया। अब इससे हम दूर कैसे करें, तो दूर करने के लिए जाकर के जो है, जैसे लोहा सब में जो है कि जो उधर चर्चा किए थे, गैल्वेनाइजेशन कराया जाता है, अर्थात लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो गया कि उस पर जंग नहीं लगेगा। निकेल का परत चढ़ाया जाता है जिससे उस पर असर नहीं, जैसे स्टील वगैरह सब जाके देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील क्या है, रस्टलेस है, उसमें रस्ट लगता नहीं है, जंग नहीं लगता है। तो इस प्रकार का यदि लेयर हमको यदि चढ़ा दिया जाए कोई उस वस्तु पर, तो उसके बाद जाकर जो है कि उसमें जंग या उसका लेयर नष्ट होना संभव नहीं होता है या कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जाकर के ये कैरेक्टर जो है कि हमको SRP पर डिपेंड कर रहा है। अब एक और अंतिम में इसका यूज जो है देखते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, जो हम एप्लीकेशन देख रहे थे। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तेरहवां नंबर, डिटरमाइनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सेल, स्ट्रेंथ ऑफ any cell also can be determined with the help of SRP and SOP of used electrode
कि जिस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, कैथोड या एनोड प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके एसआरपी या एसओपी के आधार माने सहायता से हम किसी भी सेल का शक्ति ज्ञात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्राई सेल, शुष्क सेल, लेक्लांचे सेल जो टॉर्च के सेल मथी में लगाया जाता है, टॉर्च वगैरह सब में, तो उस सेल में 1.5 भी लिखा रहता है। कहता है ये कितना वोल्ट का बैटरी है, अथी सेल है तो 1.5 वोल्ट का है। अब बाय द वे 6 वोल्ट का हमको चार्ज लेना है तो वैसे कंडीशन में 4 ठो सेल लगाते हैं। 3 ठो 4.5 वोल्ट का लेना है तो 3 सेल लगाते हैं। 3 वोल्ट का लेना है तो 2 सेल लगाते हैं। तो उस प्रकार से जाकर के जो है कि वो 1.5 भी जो लिखा रहता है वो उस सेल का स्ट्रेंथ निर्धारित किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सेल का स्ट्रेंथ निर्धारित हम लोग करते हैं। तो कैसे निर्धारित करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जाके हमको 2 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड कॉन्सेप्ट, बाय ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था पहले कि ई सेल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ सेल इक्वल टू ई कैथोड प्लस ई एनोड। ये पहले का था, मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है, जहां क्या है वेयर ई कैथोड ये है रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पर रिडक्शन होता है इसलिए यहां रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ई एनोड जो होता है वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑफ एनोड। तो इस प्रकार से ई सेल का निर्धारण पुराने सिद्धांत के आधार पर किया जाता था। एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का इस्तेमाल करके इसका यूज किया करके तब सेल का स्ट्रेंथ या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल या सेल का स्ट्रेंथ जो हो या जाकर के हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, उस सेल को हमको ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था इसमें। बी नंबर बाय मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, हेयर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड ओनली। तो सिर्फ तो यहां पर जाके दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल माने दोनों का रिडक्शन, तो बात बराबर है। हम लोग उधर भी चर्चा किए थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यदि हमको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो साइन चेंज कर देंगे। तो साइन वही चेंज कर दिया, सिर्फ यहाँ पर कर दिया क्या, अब थोड़ा सा सुविधा ये हो गया कि हमको बार बार चेंज करने की जरूरत, इसका वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब वहां पर डाटा जो दिया रहता है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही, जो सीरीज जो बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो सारणी मिलता है वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में मिलता है। पहले ऑक्सीडेशन के रूप में अलग रहता था, रिडक्शन के रूप में भी मिलता था, तो दोनों में फिर कंफ्यूजन पैदा होती थी। अब एक ही टेबल हो गया यूज जिसमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए दोनों के लिए जगह पर क्या लाया गया, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर साइन चेंज कर दिया गया। वहां प्लस था, अब यहाँ क्या कर दिया, माइनस। अब इसी को एट स्टैंडर्ड कंडीशन,
स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग जब वही स्टैंडर्ड कंडीशन जानते ही हैं तो ई नॉट सेल बोलेंगे उसको, और इसको पढ़ेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको यूज करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। तो यहां पर जाकर के जो है कि ये नॉन जनरल कंडीशन में हो गया और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अर्थात टेम्परेचर का मान 298 केल्विन फिक्स्ड हो गया। जैसे ई नोट लगा तो इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है 1 m होगा, और यदि गैस है प्रेजेंट तो उसका प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा। तो एक बार लिख लीजिए, इसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं। हो गया। Where E naught cathode equal to SRP of cathode, E naught anode SRP of एनोड, दोनों SRP है। इस प्रकार से हम लोग सेल का स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी लिखिए।